तो क्या योगी आदित्यनाथ को अब छोड़नी पड़ेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? क्या केशव प्रसाद मौर्य संभालेंगे उत्तर प्रदेश की कमान? क्या बीजेपी अब बड़ा उलटफेर यूपी में करने जा रही है? क्या आरएसएस अब योगी आदित्यनाथ की छुट्टी कर देगी? दर्शकों, योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य को लेकर इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं। जहां एक तरफ विपक्ष योगी आदित्यनाथ की खिलाफत कर रहा है, तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल और बीजेपी विधायक योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और जहां देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य लगातार नजर बनाए हुए हैं योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। आखिर क्यों ओम प्रकाश राजभर अचानक गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचते हैं? आखिर क्यों बृजभूषण शरण सिंह खुलेआम कह देते हैं कि मुलायम सिंह यादव की सरकार इस सरकार से बेहतर थी? यूपी में विधायक जो है डीएम के आगे गिड़गिड़ाते हैं अपने काम करवाने के लिए, फिर भी काम नहीं होते। आखिर क्यों जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो योगी आदित्यनाथ के फैसलों की खिलाफत कर रहे हैं? आखिर क्यों जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ के कई ऐसे फैसलों को लेकर सवाल खड़े कर दिए? आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? और मोहन भागवत जो हाल ही में लखनऊ का दौरा करने पहुंचे थे, क्या वाकई में बड़ा खेल इस वक्त आरएसएस करने की सोच रहा है और जो 2027 में योगी आदित्यनाथ की छुट्टी कर देगा? योगी आदित्यनाथ के मन में आखिर चल क्या रहा है? आखिर क्यों उन्होंने कहा कि मेरा राजनीति फुल टाइम जॉब नहीं है, मैं मुख्यमंत्री बनने की कोशिश भी नहीं करूंगा, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है? तमाम सवाल हैं, इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की भाषा, जो उनकी बातें हमें सुनने को मिल रही है कि राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, मैं दिल्ली जाने से बेहतर है गोरखपुर जाना ज्यादा पसंद करूंगा, क्या दर्शाता है? कैसे देख रही हैं आप इसे? देखिए, योगी आदित्यनाथ को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी भी असहज नजर आती है। जब से योगी आदित्यनाथ ने जो फैसले लिए हैं उन फैसलों की आलोचना एनडीए गठबंधन ने की है, भारतीय जनता पार्टी में बैठे नेताओं ने की है। आप लोकसभा चुनाव 2024 का नहीं भूल सकते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ थे, लेकिन जब नतीजा सामने आया और भारतीय जनता पार्टी 30 से 32 सीटों पर सिमट कर रह गई, तब भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया कि हार का कारण योगी आदित्यनाथ हैं। इनकी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव हारी है। बल्कि ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी में कि चुनाव जब जीत लिया जाता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाहियां होती हैं, लेकिन जब चुनाव हारा जाता है तो उस राज्य के, उस सूबे के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए जाते हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे पर भी एक वक्त पर आरोप लगाया गया था, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पर भी आरोप लगाया गया था, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर पर भी आरोप लगाया गया था, लेकिन उसके बाद जब चुनाव जीता गया तो प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया। लेकिन अब देखिए, योगी आदित्यनाथ खुद इस बात का ऐलान करते हैं कि भाजपा हाईकमान अब उन पर फैसला या दाव आजमा नहीं सकती है। इससे अच्छा होगा कि मैं खुद ही ऐलान कर दूं कि राजनीति में रहना मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है। तो खुद देखिए, योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर वाली राजनीति पर फटकार लगती है। विधायक भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि बस बहुत हुआ, अब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान को छोड़कर दिल्ली रवाना हो जाना चाहिए। अच्छा नाजमिन, जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी जिन चेहरों को दरकिनार करती है, या तो उन्हें ठिकाने लगा देती है या फिर उन्हें केंद्र की राजनीति में कहीं ना कहीं सक्रिय कर दिया जाता है, केंद्रीय मंत्री पद दे दिया जाता है। और जिस तरीके से बीजेपी विधायकों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ को अब दिल्ली चले जाना चाहिए, यानी सीधा मतलब है कि केंद्र की राजनीति में उन्हें आना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं गोरखपुर जाना ज्यादा पसंद करूंगा। क्या लगता है आपको कि उन्होंने साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि मैं अब संन्यास ले लूंगा, मैं अब इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के अलावा और मैं कहीं नहीं जाऊंगा? देखिए, बिल्कुल आपने ये बात तो सही कही कि केंद्र में जिन जिन बड़े चेहरों को मौका मिला है, आज वो सिर्फ नाम के केंद्रीय मंत्री बनकर रह गए हैं। चाहे आप देखिए, हरियाणा का बार बार जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कार्यकाल किया और बेहतरी यहाँ हरियाणा में हमने देखी। लेकिन जब हमने ये देखा कि जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा, तो भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को रिपीट नहीं किया, बल्कि उनकी जगह पर न्याप सिंह सैनी को लेकर आए और इस बार के चुनाव में भी न्याप सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। केंद्र में
मनोहर लाल खट्टर को भेज दिया गया और आज हरियाणा में नाक के बराबर नजर आते हैं मनोहर लाल खट्टर। वहीं आप शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया को भी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री की कमान तो छोड़ी, साथ ही साथ केंद्र में बड़े पदों को संभालने के बावजूद उनकी सिर्फ आलोचनाएं होती हैं। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बना दिए जाते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, लेकिन कोई वो तवज्जो, वो अहमियत नहीं मिलती है और राज्य में भी जनता का जुड़ाव कम हो जाता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को इस बात का डर सता रहा है कि केंद्र में पहुंचे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से वो पूरी तरह से अलग थलग हो जाएंगे और जनता का जो विश्वास था वो फिर से पहले पायदान पर आ जाएगा, जिसे फिर से विश्वास जुटाना योगी आदित्यनाथ के लिए। अच्छा नाज़मीन, क्या लगता है आपको कि संघ क्या चाहता है? संघ जिस तरीके से देखा जाए तो खबर ये भी सामने आ रही है कि 2027 में कहीं ना कहीं जो चुनाव है उसको लेकर के संघ सक्रिय हो गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है केशव प्रसाद मौर्य जो कि इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान वो कहीं ना कहीं बीजेपी का चेहरा थे, मुख्यमंत्री चेहरा थे, लेकिन वो अपनी सीट नहीं बचा पाए और लॉटरी लग गई योगी आदित्यनाथ की। क्या लगता है आपको कि एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो तब भी इस रेस में केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल थे और केशव प्रसाद मौर्य के हाथों बस ये कुर्सी लगने ही वाली थी, लेकिन एक योगी के चेहरे को, एक बिना आरएसएस के चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया और योगी आदित्यनाथ की धूम उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। हर कोई उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उनकी तमाम नीतियों को अन्य राज्यों में भी लागू किया गया। अब योगी आदित्यनाथ के मुकाबले केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य खुद आरएसएस से निकला हुआ बड़ा चेहरा भी हैं और खुद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने उत्तर प्रदेश का दौरा भी किया था। देखिए, इससे पहले भी वो एक बार दौरा करने आए थे और ये माना जाता है कि संगठन को मजबूत करने के लिए आरएसएस कहीं ना कहीं खुद अपना दायित्व निभाता है और ये भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अलग थलग नहीं है। आरएसएस जो भी फैसला करता है वो भारतीय जनता पार्टी को मानना ही पड़ता है और तभी हमने ये भी देखा था कि जब भारतीय जनता पार्टी से ऐसा बयान सामने आया था कि संघ अलग है और भारतीय जनता पार्टी अलग है, तब आरएसएस द्वारा फटकार लगाई गई और आज वो अपने बड़े पद से हाथ धोने के लिए भी तैयार नजर आ रहा है। तो आप सोचिए कि आरएसएस का कितना बड़ा प्रभाव है कि अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हो पाता है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बैठक करती है। तो योगी आदित्यनाथ को हटाने में भी कहीं ना कहीं आरएसएस की भूमिका मानी जा सकती है, ऐसा विपक्ष का कहना है, क्योंकि आरएसएस जहां जहां प्रभाव डालता है वहां पर ही कुछ बड़ा होने वाला होता है और केशव प्रसाद मौर्य खुद इस कुर्सी के लिए लायक नजर आते हैं और वो ये खुद कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उनकी जगह को हड़पा है और वो वापस उस जगह को लेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हमने देखा केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ की बैठकों से दूरी बना ली। केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के विधायकों के साथ मीटिंग भी की। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली भी रवाना हुए और आज उनके विकल्प में केशव प्रसाद मौर्य खड़े हो गए और योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सवाल बनकर रह गए। जाहिर सी बात है दर्शकों कि जिस तरीके से एनडीए के सहयोगी दल कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि योगी आदित्यनाथ की छुट्टी हो सकती है। हालांकि योगी आदित्यनाथ खुद ये बयान दे चुके हैं कि राजनीति उनका फुल टाइम जॉब नहीं है और बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश भी नहीं करूंगा और मैं गोरखपुर जाना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय दिल्ली की। ये तमाम बयान है जो समझने के लिए काफी है कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ के मन में चल क्या रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।